मैं 20 साल का था तभी मेरी अम्मा ने मेरा निकाह एक लड़की से कर दिया। मैं अपनी अम्मा के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था, मगर फिर भी मैंने अपनी अम्मा के हुक्म के आगे अपना सर झुका दिया। मेरे निकाह को 5 साल हो चुके थे, मगर मैंने अब तक अपनी मनकूहा से मिलना तो दूर की बात, कभी बात तक नहीं की थी, क्योंकि मैं खुश ही नहीं था, दिल से राजी नहीं था उस पर, तो इसलिए कभी दिल भी नहीं किया था उससे बात करने के लिए। इस वक्त भी मैं अपने कमरे में बैठा इस बारे में ही सोच रहा था जब दरवाजे पर मेरी अम्मा हाँफती हुई आई और मुझे आवाज़ें देने लगी। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया और उनसे वजह पूछी तो वो रोने लगी कि तुम्हारे अब्बा को फिर से दौरा पड़ गया है। उन्होंने कहा तो मैं सीधा उनके कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ अब्बा रो रहे थे। ऐसा ही होता था, एक दिन अचानक उनको फालिज हो गया था जिससे उनका पूरा जिस्म मुतासिर होकर सुन्न हो गया था। वो कुछ बोल नहीं सकते थे और ना ही कोई हरकत कर पाते थे, पर उनको अक्सर रोने के दौरे पड़ जाते थे। फिर वो उस दिन बेतहाशा रोते थे। अम्मा और मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर उनको ऐसा कौन सा गम था जो वो इस तरह पैनिक होकर रो पड़ते थे कि फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। अम्मा को भी इस बात का इल्म नहीं था। बहरहाल उस वक्त उनको मुश्किल से संभाला और दवाई देकर सुला दिया और बाहर आकर अम्मा से आज फिर इस बारे में इस्तफसार किया कि अम्मा क्या वजह है जो अब्बा अचानक कभी कभी इतने पैनिक होकर रोने लग जाते हैं। पर मेरी बात सुनकर अम्मा ने हमेशा की तरह लाइल्मी का इजहार किया और अपने काम पर लग गई। मैं महसूस करता था कि अम्मा अक्सर इस मौजू पर बात करने से कतराती थी। जब भी सवाल करता था वो यूं ही टाल देती थी और मैं अपना वहम समझकर झुठला देता था कि अगर उनको पता होता तो वो सच में मुझे बता देती। वो क्यों भला मुझसे छुपाती कुछ, मेरी माँ थी वो। तो मैं भी वहां से हटकर अपने कमरे में आ गया और मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। जब मेरे पास फेसबुक का नोटिफिकेशन आया, मैंने चेक किया तो एक लड़की ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने कुछ सोचकर एक्सेप्ट कर लिया और उस लड़की को अपने पास ऐड कर लिया। मैं जानता तो नहीं था उसको, इसीलिए मैंने उसको मैसेज कर दिया कि आप कौन हैं, और फिर रिप्लाई का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आया कि जी मैं आपको नहीं जानती। उसके बाद मैंने कहा कि फिर आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी मुझे, तो उसने कहा कि सॉरी शायद गलती से सेंड हो गई हो। मुझे उसकी बात कुछ अजीब लगी। मैंने मजीद 1-2 सवाल किए और फिर यूं हमारी बात बढ़ गई और मुझे उससे बातें करने में मजा आने लगा। फिर इसके बाद रोज मेरी बात उससे होने लगी और जिस दिन बात ना हो उस दिन मैं बेचैन हो जाता था और बेसब्री से इंतजार करने लगता था उसके मैसेज का। मुझे कुछ दिनों के बाद महसूस हुआ मैं शायद उसको पसंद करने लगा हूँ, पर उससे इजहार नहीं कर पा रहा था। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन करना भी था, क्योंकि उसके बात करने से भी मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। इसीलिए खुद को हिम्मत दी और उससे इजहार मोहब्बत कर दिया, पर आगे से उसने जवाब नहीं दिया। मैं इंतजार कर रहा था उसके जवाब का, पर एक दिन गुजर गया। उसकी तरफ से गहरी चुप थी और मैं परेशान हो रहा था कि न जाने क्यों वो रिप्लाई नहीं कर रही, क्या वजह है जो वो चुप है। शायद वो मुझे पसंद नहीं करती या उसको मेरा मोहब्बत का इजहार करना बुरा लगा था। मुझे कई सोचें परेशान कर रही थी और इसी सोचो विचार में दिन गुजर रहे थे। जब एक रात में किचन में पानी पीने आया तो देखा अम्मा दूध का गिलास वहां से ले जा रही है। मैंने उनसे सर दर्द की दवा पूछी क्योंकि उस वक्त मेरा सर दर्द से फट रहा था। अम्मा ने फिक्रमंदी से तबीयत पूछी कि ठीक तो है। मैंने उन्हें मुतमईन किया और कहा कि बस सर में दर्द है, उसकी गोली देते। उन्होंने कहा मैं लेकर आती हूँ, तुम रुको। वो ये कहकर किचन से निकल गई और मैं वहीं खड़ा उनका इंतजार करने लगा जब मेरी नज़र दूध के गिलास पर पड़ी। वैसे तो मुझे दूध पसंद था, रात को हम रोज पीते थे, पर आजकल परेशान हो जाता था तो पीना भूल जाता था। इसीलिए उस वक्त दूध को देखकर दिल ललचाया और सोचा पी लूं। जब मैं वो पीने लगा तो किसी ने झटके से दूध का गिलास मुझसे छीना। इसी असना में दूध भी नीचे गिर गया। मैंने छीनने वाले को देखा तो वहां अम्मा खड़ी थी। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, ये दूध पी रहे हो? उन्होंने गुस्से से कहा तो मैं हैरान हो गया और कहा कि अम्मा आपको तो पता है मैं रोजाना पीता हूँ दूध, तो मैं ये पीकर दोबारा भरकर रख देता। यकीनन आप अब्बा के लिए ले जा रही थी ये। मैंने उनको वजाहत दी पर उन्होंने कहा कि तुम दूसरा ले लो, ये नहीं पी सकते। उनकी बात पर मैंने हैरत से उनसे पूछा कि क्यों, तो उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी आई और उन्होंने घबराते हुए कहा कि मेरा मतलब है इसमें तुम्हारे अब्बा की दवाई मिलाई है, इसीलिए तुम ये लो, गोली खाओ और फ्रिज से दूसरा दूध का गिलास भर लेना। वो जल्दी जल्दी मुझसे कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं हैरत से कुछ सोचने पर मजबूर था। उनका रवैया आज कुछ मुझे अजीब सा घबराया हुआ सा लगा, जैसे कुछ छुपाना चाह रही हो, या अगर मैं दूध पी लेता तो शायद कोई बुरी बात हो जाती। उनके रवैये से ऐसा महसूस हुआ। मैंने सरदर्द की गोली खाई और दोबारा दूध लेना चाहा, पर उस वक्त मोबाइल की टोन बची और मैंने खुशी से अपनी जेब से मोबाइल निकालकर देखने लगा कि शायद उसी लड़की का मैसेज हो। और यह देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। जब स्क्रीन पर उसका नाम पढ़ा तो मेरे अंग अंग में खुशी भर गई और मैं सब छोड़ छाड़ कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका मैसेज आया कि मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इसीलिए मैं आपको जवाब नहीं दे सकी थी। उसकी बात से मैं मुतमईन हो गया था कि शुक्र है जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं था। फिर मैं उससे बातें करने लगा। अगले दिन भी बेचैनी से मैंने अपने इजहार मोहब्बत के मैसेज का जवाब मांगा तो उसने फिर खामोशी जाहिर की। इसलिए मैंने दोबारा उसको मैसेज कर दिया कि मैं उसके जवाब का मुंतजिर हूँ। तो उसने आगे से जो जवाब दिया उसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे यकीन ना आया अपनी किस्मत पर। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रही हो, पर नहीं, उसने सच कहा था। हाँ, उसने भी मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया था। वो भी मेरी तरह मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। मैंने उसको अपने निकाह का नहीं बताया था और नहीं बताना चाहता था। मैं तो अपनी मनकूहा से कभी मिला ही नहीं था और ना उसको देखा था, तो मैं क्यों कर उसकी वजह से अपनी मोहब्बत को गंवा देता।
यूं ही मोहब्बत के सिलसिले चलते रहे। जब मैंने उससे उसकी तस्वीर मांगी, उसने पहले तो मना कर दिया, पर मेरे इसरार पर कि मैं देखना चाहता हूँ एक बार उसको, उसने भेज दी। वो बहुत प्यारी थी और मुझे अच्छी लगी। यूं हमारी कॉल्स पर भी बात होने लगी और मुझे उससे शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी। अब मसला ये था कि मुझे अपनी अम्मा को उसके बारे में बताना था, पर कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। जाने वो क्या रिएक्शन देती इस बात पर। उन्होंने तो जबरदस्ती मेरा निकाह किया था। चूंकि मैंने तब इजहार भी किया था अम्मा से इस बात का कि मैं राजी नहीं हूँ अम्मा इस पर, ना करें इतनी जल्दी मेरा निकाह। पर न जाने उनके सर पर कौन सा भूत सवार था कि उन्होंने मेरी एक न सुनी, हत्ता कि मुझे धमकी भी दे दी कि अगर मैं निकाह ना करूं तो मुझे उनका मरा हुआ मुंह देखना होगा। उनकी इस धमकी के डर से मैंने निकाह कर लिया था और इत्तफाकन उन्हीं दिनों अब्बा की भी तबीयत खराब हो गई थी, जो खराब होते होते इस कदर बिगड़ गई कि उनको फालिज हो गया था। और फिर उनकी इस बीमारी को बहाना बनाकर अम्मा ने मेरा निकाह करवा दिया था। मुझे तो ये भी आज तक मालूम नहीं हुआ था कि उन्होंने जिससे मेरा निकाह किया था वो थी कौन। अम्मा की क्या लगती थी मालूम नहीं था ये मुझे। पर अब मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगा तो उससे जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, वरना अपनी मनकूहा को भी नहीं अपनाऊंगा। कुछ भी करके उसे तलाक दे दूंगा। अम्मा से अगले दिन बात करने का मुकम्मल इरादा कर लिया था मैंने। सुबह जब मैं उठा तो अम्मा ने बताया कि आज फिर तेरे अब्बा को दौरा पड़ा है, चलकर दवाई दे उसको। मैंने अब्बा को दवाई दी ताकि वो रिलैक्स हो जाए, और आज वैसे भी उनका चेकअप करवाना था। पर अम्मा को अपने किसी रिश्तेदार के घर जाना था, तो वो शायद अब्बा के चेकअप का भूल ही बैठी थी, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने जाने का बताया और चली गई। अब्बा के चेकअप के लिए मैंने उनके डॉक्टर को फोन करके घर पर बुला लिया। वो सालों से अब्बा का इलाज कर रहे थे और उनके जानने वाले थे, तो हमें उन पर एतमाद था और उनको जब भी हम बुलाते थे वो आ जाते थे। इस वक्त भी वो फौरन आ गए। मेरे कहने पर अब वो मेरे अब्बा का चेकअप कर रहे थे। अब्बा सोए हुए थे जबकि मैं उनके सरहाने खड़ा था और डॉक्टर को मुंतजिर नजरों से देख रहा था। देखिए, इनमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। आप ऐसा करें कि मैं इनकी दवाई तब्दील कर देता हूँ, वो दें, और दवाई आप खुद इनको खिलाएं अपने हाथ से, खुद इनका ख्याल रखें। उन्होंने कहा तो मैं जरा हैरान हो गया। सालों से वो एक ही दवाई देते थे अब्बा को और हमेशा कहते थे कि कुछ बेहतरी आ रही है इनमें, आप लोग दवाई इन्हें खिलाते रहें। और अम्मा को सख्त ताकीद करते थे कि वो उनको दवाई खिलाया करें, उनका ख्याल रखें। और आज वही बातें मुझसे कर रहे थे और दवाई भी तब्दील कर रहे थे। इसीलिए मैंने डॉक्टर से कहा कि पर डॉक्टर, अब्बा सालों से ये एक ही दवाई खाते आ रहे हैं और उनमें बेहतरी भी आती थी, अब वो क्यों उनकी दवाई तब्दील कर रहे हैं। पर उन्होंने कहा कि फार्मूला वही होगा, बस कुछ ज़ाहिरी तब्दीलियाँ होंगी। उनके समझाने पर मैं समझ गया और उन्होंने मुझे दवाई लिख कर दे दी कि ले आना याद से। जाते हुए उन्होंने फिर से सख्त ताकीद की कि दवाई तुम ही देना अपने बाप को, खुद अपने हाथ से। उनकी इस बात पर मैं सोच में पड़ गया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं मुझसे। उनकी बात का जो मफहूम था उस वक्त मैं समझने से कासिर था, इसीलिए उनको दरवाजे तक छोड़कर मैं दरवाज़ा बंद करके वापस कमरे में लौटा ही था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैं वापस दरवाजे तक आया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ मेरी फूफो का बेटा खड़ा था, जिसको अचानक देखकर मैं कुछ हैरान हो गया, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं होता था और कुछ इख्तलाफात भी थे हमारे बीच, जिस वजह से बात कम ही होती थी। पर उस वक्त मैंने उसको अंदर आने की दावत दी तो वो मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। अम्मा ने मुझे फुप्पो के कुछ इख्तलाफात बता रखे थे, जिस वजह से मेरा दिल भी उनसे फीका पड़ा हुआ था। लेकिन इस वक्त सब रंजिशें अपनी जगह। लेकिन वो सालों बाद मेहमान बनकर आया था तो मैं भी खुश दिली से उससे मिला। लेकिन उसने कहा कि वो बैठेगा नहीं, बल्कि वो अब्बा से मिलेगा। फुप्पो ने उनके लिए कुछ दिया है। पर अब्बा उस वक्त सो रहे थे, लेकिन वो सीधा मेरी सुने बिना अब्बा के कमरे में गया और उनके हाथ पर हाथ रखा तो अब्बा जाग गए। मुझे गुस्सा आया कि उसने अब्बा की नींद में खलल डाल दिया है, पर यह देखकर मैं हैरान रह गया जब अब्बा उसको देखकर खुश हो गए और खुशी से उसको अपने सीने से लगाने की कोशिश करने लगे। मेरा कजन भी मुस्कुराता हुआ बेतकल्लुफी से उनके पास बैठ गया, जैसे वो सालों से घुलते मिलते आए हों। मेरे अब्बा तो सिर्फ उसको देख रहे थे, बात नहीं कर सकते थे। वो ही सारी बात कर रहा था। फिर उसने जेब से कुछ निकालकर अब्बा को दिया और कहा कि मामू, ये अम्मा ने आपके लिए भेजे हैं, इसको पहन लें, जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपके पास आई हर मुसीबत टल जाएगी। मैं हैरान हो गया। मैंने फौरन कहा कि ये क्या है, पर अब्बा ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और कहा मेरे बाजू में बांध दो। मैंने हैरत से उनको देखा, लेकिन उनके बार बार कहने पर आखिर मैंने उनके बाजुओं में वो बांध ही दिया। कुछ ही देर बाद अब्बा सो गए तो मैं कज़न के साथ कमरे से बाहर आ गया। तो कज़न ने कहा कि अब्बा की फुफ्फो ने नज़र उतारी थी, उनको नज़र बहुत है, इसीलिए ये धागा दिया था कि उनके बाजू में बांध दो, नज़र ख़त्म हो जाएगी, बस तुम ये बात किसी को बताना मत। उसके ताकीद करने पर मैं एक बार फिर हैरान हुआ। पहले डॉक्टर ने मुझे ताकीद की थी, अब वो कर रहा था। बात क्या थी? लेकिन मैंने उससे वादा किया कि किसी को नहीं बताऊंगा, और यूं वो मुझसे मिलकर चला गया। उससे मिलकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने दिल में हमारे लिए इख्तलाफ रखता हो, बल्कि वो तो अच्छा था, नरम मिजाज। मेरे दिल से भी उसके रवैये की वजह से कड़वाहट निकल गई। फिर मैं अपने कमरे में आ गया, तहमीना से बात करने लगा, और फिर अगले दिन मैंने ये बात भी भुला दी। अम्मा को बताना ही भूल गया था। पर एक अजीब वाक़या तो पेश आया था। वो ये कि उसके अगले दिन जब मैं सो कर उठा तो नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल पर गया, पर वहाँ अम्मा को ना पाकर मैं किचन में गया। वहाँ भी वो नहीं थी, इसीलिए मुझे कुछ अचंभा हुआ और उनके कमरे की तरफ चला गया। पर मेरे होश उड़ गए जब देखा कि अम्मा तो तेज बुखार में फुनक रही थी, हालांकि वो रात तक बिल्कुल ठीक थी।